जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं उसका थर्ड लेक्चर है। और अब ना आपको देखो, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है ना। तो देखिए, जो भी छूट रहा है ना, इसमें आपका गलती है। अगर एक तरीक़ा से देखा जाए तो आपको टाइम बहुत मिला। अब आप उस टाइम का सही यूज़ ना करके आप इधर उधर के बातों में उलझ के रह गए, तो इसमें आपकी गलती है ना। अब देखिए, एग्ज़ाम आपका फाइनली तरसों हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप इस टाइम में आप आखिरी वक्त में कह रहे हैं कि सर मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो भाई कैसे होगा। अब जो छूट रहा है सो छूट रहा है। जो आपने पकड़ लिया है उसको कस के रिवीजन मारिए, एकदम कस के चीज़ों को पकड़िए, समझिए और आगे बढ़िए। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होगा। बार बार हम एक ही चीज़ बोलते हैं, भाई जो होना है वही होगा, ठीक है। मेहनत कभी मत छोड़िए, मेहनत हमेशा करते रहिए। चाहे आप किसी भी हाल में रहे, परिस्थिति कहीं भी पहुंचा दे, मेहनत हमेशा करते रहिए। जहां जाना है, जहां आपको पहुंचना है, वहां आप पहुंच के रहिएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जहां जिसको जाना था वो जा के रहा है। चाहे रास्ता किधर से हो के गया हो, उसको वहां जाना था, वो पहुंचता है, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो बच के रहिएगा। गला मेरा ख़राब हो गया और थोड़ा ठंड भी लग गया, तबीयत भी नहीं है ठीक, ठीक है। तो आज ये चौथा लेक्चर है हम लोगों का, इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर और आपका बच जाएगा, पांचवा, और आपका एक्सपेक्टेड जो 100 क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम भाई मन को स्थिर रखो, प्रार्थना एकदम करो, 10 मिनट ध्यान लगा लो तो आपका चित्त शांत हो जाता है। और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो। बाकी दुनिया में कोई साथ देता है भाई, सब बोलने का बात है। सब रिश्ता नाता सब ढोंग दिखावा नहीं है, सब कुछ का एक उम्र होता है। कोई भी रिश्ता ना आपको एक समय तक साथ देगा, फिर उसके बाद वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पे भरोसा रखिए तो आप आखिरी दम तक चलेंगे, आखिरी दम तक। जब आपको अपने पे भरोसा रहेगा, कोई आपको सहारा नहीं देने आएगा, ठीक है। तो जो पढ़े सो पढ़े, उसको जम के रिवीजन करिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए, ठीक है। पहला 3 सवाल सीधा आपका ट्रिको से लिया हुआ है, ठीक है। तो भाई जो पहला सवाल है वो है रूट अंडर 1 + cos 2a अपॉन 1 - cos 2a। अब वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेसिक इसका उससे भी आसान है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि cos 2a इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो अभी ना रूट को हटा देते हैं, रूट को जाने देते हैं। तो 1 + cos 2a, भाई cos 2a को हम क्या लिखें, 2 cos² - a। cos 2a को हम क्या लिखेंगे, 2 cos² - a अपॉन यहाँ पे माइनस cos 2a ना। तो इसका ना 2 फॉर्मूला आता है, 2 फॉर्मूला होता है, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला में हम लिख देंगे 1 - 2 sin² a। रूट लगाना है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपका उड़ जाएगा। यहाँ पे -1 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। फिर से ये -1, ये -1 हमारा उड़ जाएगा। क्या बचा, 2 cos² a अपॉन 2 sin² a। sin 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। cos² a अपॉन sin² a क्या हो गया, cot² a। रूट अंडर cot² a, और cot² a है रूट अंडर में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, cot a। सीधा हमारा cot a क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुटिंग में समस्या क्या होता, अगर आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते, ठीक है, तो 45 दूना 90, cos 90 क्या
जीरो, तो ऊपर नीचे तो जीरो होता है, √1/1 क्या 1 निकल के आधा। तो अब ना आपका tan 45 पे भी 1 होता है और cot 45 पे भी 1 होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था कि tan लगाए कि cot लगाए। सिंप्लीफिकेशन से ऐसे बेसिक से आपका सीधा आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि r sin थीटा बराबर 7/2 है और r cos थीटा बराबर 7√3/2 हो तो r का वैल्यू क्या है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, आपको समझाने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r sin थीटा बराबर 7 × 1/2। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, उसको r × cos थीटा बराबर 7 × √3/2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई साइन थीटा 1/2 कितना डिग्री पे होगा, आप कहें सर 30 डिग्री पे होगा। और कॉस √3/2 कितना डिग्री पे होगा भाई, ये भी कॉस 30 डिग्री पे होगा। तो ये तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो आर का वैल्यू आपको दोनों जगह क्या मिला, बोले सर 7 मिला। इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे इसको समझ लिए कि भाई ये आर किसकी जगह पे, तो सर डायरेक्टली 7 के जगह पे आपको दिख रहा है, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपका कहता है कि भाई sec4 थीटा माइनस sec² थीटा बराबर 3 है, तो tan4 थीटा प्लस tan² थीटा बराबर कितना होगा। ये ना 2-3 फॉर्मेट में सवाल पूछता है, हम सब लिख देते हैं। ठीक है, उसको भी समझ लीजिए कि किस किस फॉर्मेट में ये सवाल पूछता है, और आंसर जो दिया रहता है वही हो जाता है। ठीक है, आंसर जो दिए, एक तो ये हो गया, दूसरा पूछता है कि cot 4 थीटा माइनस प्लस cot² थीटा बराबर 2.2 मान लेते हैं, दिया हुआ है। तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इस फॉर्मेट में भी पूछता है, और भी फॉर्मेट में ये पूछता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी सवाल होता है ना, उसका डायरेक्टली आंसर यही हो जाता है, जो वैल्यू इसका होता है वही वैल्यू इसका भी हो जाता है। ठीक है, तो जो वैल्यू sec4 थीटा माइनस sec² थीटा का है वही वैल्यू tan4 थीटा प्लस tan² थीटा का होगा। अगर इसका वैल्यू 3 है तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। कैसे, समझ लीजिए, एक को समझा देते हैं। sec4 थीटा माइनस sec² थीटा से अगर हम sec² थीटा को कॉमन निकाल लें, sec² थीटा को अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस अंदर बच जाएगा मेरा sec² थीटा माइनस 1, यही बचेगा, और बराबर कितना है, 3 है। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि क्या हम sec² थीटा को tan² में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो sec² थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ तो tan² थीटा लिख ही सकते हैं इसका वैल्यू, और फिर से हम sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए यहाँ पे हम sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan² थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan² थीटा और ब्रैकेट लगा देंगे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan² थीटा प्लस tan² थीटा इंटू tan² थीटा 10⁴ थीटा, और इसका वैल्यू भी क्या 3 दिखेगा। तो ऐसा वाला केस में जो वैल्यू दिया रहता है ना वही आपका आंसर हो जाता है डायरेक्टली, तो इसको पहचानना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी जैसे इसको सोल्व किया ना वैसे इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर 2.2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सवाल आपका अलजेब्रा से है, आपके माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए।
तो सबसे पहले इसको देखिए, यदि x बराबर √3 प्लस √2 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो आप चाहे तो पहले x² का वैल्यू निकाल ले और उसको वहाँ पे पुट कर दे, चाहे तो थोड़ा सा फॉर्मूला यूज कर ले। क्या हम x² प्लस 1/x² को x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। या अगर आपको उधर नहीं जाना है तो यहीं पे आप x² दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x² बराबर हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो जब a² होगा तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और जब b² होगा तो √2 का स्क्वायर 2 होगा। मतलब a² प्लस b² का वैल्यू 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा। मतलब x² का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 √6। अब हमें 1/x² का भी वैल्यू चाहिए, तो भाई x का उल्टा है ये, तो भैया साइन भी पलट जाएगा, ये चीज़ आपको मालूम है। अब x² का वैल्यू 5 प्लस 2 √6 है और 1/x² का वैल्यू 5 माइनस 2 √6 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √6 प्लस 2 √6 माइनस आपका कट जाएगा, 5 और 5 10 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को देखिए, यदि a² प्लस b² बराबर 82 है, ab का वैल्यू 9 है, तो aq प्लस bq का वैल्यू क्या होगा। आप फॉर्मूला पे भी जा सकते हैं, ऐसा सवाल कई तरीक़ा से आता है, चेहरा बदल के उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ab का वैल्यू 9 है और a² प्लस b² का वैल्यू 82 है। तो सर आप सिंपल सा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे a ना जरूर 9 रहा होगा और b हमारा 1 रहा होगा। 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1 81 और 1 82, और यहाँ पर 9 गुना 1 जो है 9 होगा। देखिए तो ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब aq प्लस bq, तो सर aq मतलब 9 का q, अच्छा प्लस है और प्लस में ही पूछा है ना, तो हम b को भी 9 मान सकते हैं, a को भी 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइनस वाला में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो 9 का क्यूब 729 प्लस 1 का क्यूब 1 729 और 1 730 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड नंबर अलजेब्रा का तीसरा सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है। तीसरा सवाल को ध्यान से देखिए, ये जो सवाल है ना, कहता है कि यदि 3a प्लस 4b बराबर 2 है और ab का वैल्यू 1/36 है, तो 27a³ प्लस 64b³ का वैल्यू कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल है a और b और दो इक्वेशन भी दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि वैल्यू अलग अलग निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए पूछा है 27a³ प्लस 64b³। क्या हम 27a³ को 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं और 64 को 4b का क्यूब लिख सकते हैं। अब जैसे आपको ये चीज़ यहाँ दिखेगा तो यहाँ से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको ना दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब इसको दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ क्या हो जाता है a³ मतलब 27a³ प्लस b³ मतलब 64b³ प्लस 3ab होता है, तो 3ab तो 3a इंटू बी, तो 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 इंटू ab इंटू क्या होता है a प्लस b, 3a प्लस 4b, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इधर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू तो निकालना है और 36ab, तो ab का वैल्यू आपका 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 1/36 इंटू 3a प्लस 4b का वैल्यू क्या 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर कितना 8 दिया। ये तो कट कुटा जाएगा, क्या बचा +2 27a³ प्लस 64b³ 27a³ प्लस 64b³ बराबर 8 में 2 गया तो 6 हमारा डायरेक्ट क्या आंसर आ गया। तो जो इस टाइप का सवाल है ना, इसको एक्सपेंड करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 3 सवाल बना हुआ है फिगर से, फिगर बना के भी कई बार सवाल पूछ देता है। आसान है, समझ में आ जाएगा, बस रिवीजन के लिए है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल का 2 सेकेंड है। ये आपका छेदक रेखा है EA और EC। E से B का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, B से A का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, E से D का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और D से C का वैल्यू x सेंटीमीटर है। तो x का वैल्यू पूछा है, तो इसका ना सीधा ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, जगह थोड़ा सा कम है। इसका ना सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये होता है, देखो AE, याद रखिएगा कैसे कैसे लिख रहे हैं, AE इंटू BE बराबर होता है CE इंटू DE। अब देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 3 का वैल्यू दिया रहेगा, 1 का पूछ लेगा। तो ये हमारा कितना है, AE बोला है, A से E 9 और 3 12, ध्यान देना है, गुना BE 3 बराबर CE बोला है, CE हमारा कितना होगा 4 + x इंटू DE 4 है। तो 4 से 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 9 में 4 गया तो x का वैल्यू 5 आ गया। ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना है और जो चारों कोना पे बच गया है ना, इसका एरिया हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आपको भी मालूम है कि स्क्वायर के एरिया में सर्कल के एरिया को घटा देंगे। तो सर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो हमें पहले सर्कल का रेडियस चाहिए। तो भाई स्क्वायर का जो साइड होगा ना, वही हमारा सर्कल का डायमीटर होगा और डायमीटर का आधा रेडियस होगा। 14 का आधा 7, 14 का आधा 7। अब सर्कल का एरिया πr², तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 उड़ गया, 22 7 154। तो 154 आप इसमें घटा दीजिए, 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच गया। ठीक है, इस सवाल पे आइए, लाइन एंड एंगल से सवाल है। कहता है कि चित्र पे L पैरेलल टू M, ये जो L और M दोनों रेखा है ये पैरेलल है और PQ ये भी दोनों पैरेलल है। तो x का मान बताइए, यहाँ पे x डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पे 104 डिग्री दिया है। अब पैरेलल लाइन का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को, जब दो पैरेलल लाइन को कोई दो पैरेलल लाइन या कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या होता है, तो भाई उसका एकांतर कोण बराबर होता है, बाहरी एकांतर, भीतरी एकांतर, बहुत सारा होता है। वो क्या होता है आपका, तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर ये 104 डिग्री है मेरे भाई, तो ये भी 104 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनको ये लाइन L जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल है तो ये भी मेरा 104 डिग्री होगा। अगर ये 104 डिग्री होगा तो पूरा रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 में से 104 गया तो भाई 100 में 100 गया और 80 में 4 गया तो 76 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। x का वैल्यू, सीधा सवाल था, है कि नहीं। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझना होगा। ठीक है, देखिए दो सवाल बहुभुज से है और एक सवाल सिंप्लीफिकेशन से है। तो सबसे पहले इस सवाल का आंसर तो आप दीजिए, पूरा सवाल देख लीजिए। 18 भागा 1/8
ब्रैकेट 11 + 16 माइनस ब्रैकेट 10 + 7 माइनस 6 + 8 के ऊपर ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर तो आप कमेंट में दीजिए। सबसे पहला बात, ये सब सवाल सबसे बनना चाहिए और एक बार में ऑप्शन है 6, 9, 18, 3। ठीक है, इस सवाल को देखिए। तो 27 भुजाओं वाले समबहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? जब आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा पॉलीगन का, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए n × n प्लस सॉरी भूल गए n × n - 3 डिवाइड बाय 2। ये क्या आपका बताएगा? नंबर ऑफ डायगोनल बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल बताएगा। तो जब भी आपसे पॉलीगन में, बहुभुज में विकर्णों की संख्या बोले तो n × n - 3/2 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा बहुत बार होता है ना कि आपको जो चीज़ याद रहता है अचानक से दिमाग से निकल जाता है, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ना ये देखिए, तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 27। तो अब आपको सिंपल इसमें ना 27 को रख देना है, तो 27 और 27 में 3 गया तो 24 और भागा में 2 कितना? 12 बार में 12 × 7 = 84 का 4 और 12 दूना 24, 24 और 8 32, 324 डायगोनल है। ठीक है, तो जब भी आपसे विकर्णों की संख्या पूछे पॉलीगन में, बहुभुज में, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, ट्रायंगल भी हमारा एक पॉलीगन है, बहुभुज है, उसमें कोई डायगोनल नहीं होता है। तो अगर हमसे पूछेगा कि ट्रायंगल में कितना विकर्ण है, त्रिभुज में कितना विकर्ण है, तो ट्रायंगल में कितना साइड? 3 होता है, तो n का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 3 × 3 - 3 भागा 2। तो 3 - 3 क्या? 0 बनेगा, और 0/समथिंग क्या? 0 बनेगा। तो देखिए ट्रायंगल में ना 0 डायगोनल है, ट्रायंगल में 0 डायगोनल है। बोलेगा क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में कितना डायगोनल है? तो n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 × 4 - 3 भागा 2। तो 4 में 3 गया 1 और 4 को 2 से 2 बार में, तो देखो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल खींचो, उसमें 2 ही विकर्ण होगा, ऐसे ऐसे। तो ये ना नंबर ऑफ डायगोनल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आखिरी वक्त है, कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम चीज़ आपको रिवाइज करा दे। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछता है कि भाई एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितना है? तो या तो बाहरी का कोण दे देगा या तो अंदर का कोण दे देगा, और आपसे भुजाओं की संख्या पूछेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स बराबर 360 बट्टा अंदर का कोण या बाहर का कोण, आपको भाग लगा देना है, अंदर का कोण या बाहर का कोण। तो भाई यहाँ अंदर का कोण दिया है 360/60, तो भैया उसमें 6 साइड है, 6 साइड है, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि एक सवाल हम और देते हैं, कहता है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाहरी कोण जो है ना, प्रत्येक जो बाहरी कोण है वो आपका 120 डिग्री है। तो अब की बार ना बाहरी कोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या 360/120, 12 तिहाई 36, 3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 3 ही भुजा है उसमें, 12 तिहाई, ठीक है, 3 भुजा है। तो इस तरीका से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीका से भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी। तो ये याद रखना है, इसमें ना 2-3 फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए 3 सवाल है आपके सामने। कहता है कि यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना है? तो भाई ऐसा सवाल जो छोटा छोटा आएगा ना, सीधा एक बार में आप बना देना, अगर आएगा तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3a, और इसका वैल्यू कितना है? 10√3। तो भाई √3 उड़ गया, a का वैल्यू कितना? 10, और a हमारा क्या है? डायगोनल का साइड है, और डायगोनल का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बराबर AQ
मतलब 10 का क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आसान सवाल था, बस ये रिवीजन था, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सॉरी, ये सवाल आसान है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, आप ऑप्शन को चूज करने में गलती कर दोगे, ठीक है। तो भाई सिंपल सा बात है, आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलती करेंगे। आप सब सही बनाएंगे। इसका लंबाई 5 है, चौड़ाई 6 है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 25 और 36 आप कहेंगे सर रूट 61 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने रूट 61 भी है, प्लस माइनस रूट अंडर 61 भी है, तो ये दोनों तो खैर होगा नहीं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सर प्लस वाला होगा, प्लस माइनस होगा, कि दोनों वाला होगा, कि सिर्फ ये होगा। अब आप यहीं पे कंफ्यूज कर जाएंगे बहुत सारे लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूट 61 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। इस सवाल को आइए, तीसरा नंबर, इस स्लाइड का तीसरा सवाल कहता है कि यदि कार की पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर हम आपसे यही चीज़ पूछ दें, सिंपल सा बात, आप कमेंट में बताइए कि एक किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम लोग को नहीं मालूम होगा। जिनको मालूम है वो लोग कमेंट में लिखिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कार का पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो अपने परिधि पे घूमेगा, एक चक्कर में उतना ही दूर जाएगा जितना लंबा उसका परिधि है। तो मान लेते हैं कि वो n चक्कर लगाएगा, n चक्कर लगाएगा और वो 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा n चक्कर में। तो इसी n का वैल्यू निकालना है, तो n गुना 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना रेडियस, इसका व्यास दिया है 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28 बराबर कितना 88। अब देखिए इधर मेरा सेंटीमीटर है, इधर मेरा किलोमीटर है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना आपको सिखा देते हैं। तो आपको याद रखना है 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे 88 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 88 लाख सेंटीमीटर, इसको जाना है, ठीक है। अब देखो कटम कुटाई कर दो, 7 से 4 बार में 28, 22 चौके 88 से ये 88 मेरा उड़ गया, और 2 से उड़ गया 50 5 बार में, तो 50,000 चक्कर लगाना होगा पहिया को, तब जाके 88 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ सिखाएं कि डायरेक्ट अगर 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये जो सवाल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, हर एक चैप्टर से सवाल आना चाहिए, और आसान लिए हैं, बस रिफ्रेश करने के लिए माइंड को आपका, ठीक है। कहता है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, जो 60 किलोमीटर पर आवर है, एक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। जब रेलगाड़ी पोल को पार करे, या कोई पेड़ को पार करे, या कोई खड़े इंसान को पार करे, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। जब ट्रेन कोई ब्रिज को पार करे, जब कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, जब कोई गुफा को पार करे, तो इस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई, या पुल का लंबाई, या गुफा का लंबाई, या प्लेटफॉर्म का लंबाई जोड़ के पार करती है। ये सब चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना समय लेगा, तो भाई टाइम इक्वल टू समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो ट्रेन का लंबा
लंबाई 200 और चाल हमारा क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे ना आपको ना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में घूमना आना चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे है 60 किलोमीटर पर आवर और हमको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18, तो 6×3=18 और 6×1=6, 50/3 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड हुआ। तो या तो आप 60 किलोमीटर पर आवर कह लीजिए या 50/3 मीटर पर सेकेंड कह लीजिए, बात वही है। तो समय भागा दे दीजिए, 50/3, 3 मेरा ऊपर चला जाएगा, 50 चौके 4×3 12 सेकेंड, 12 सेकेंड का समय लेगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इस सवाल को देखिए। ये सवाल हमारा कहता है कि एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी को तय करता है। तो इसकी औसत चाल क्या है? तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 का 4 तो 48, और टोटल टाइम कितना हो गया, देखो यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो पहला 20 किलोमीटर गया वो 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो 20/60, समय बराबर दूरी बटा चाल 1/3, प्लस दूसरा जो है 12 किलोमीटर गया वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, पहला 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 12/20, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूसरा 12 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरा 12 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चौथा 12 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो ये हो गया 48। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो 12/20 को ना हम 120/20 देख रहे हैं, तो 6 बार में, ठीक है, 0.6 आएगा, प्लस इसको ना 120/40 देख रहे हैं तो 3 बार में 0.3 आएगा। इसको ना 120/60 देख रहे हैं तो 60 दूना 120, 0.2 लगा देंगे, प्लस इसको ना 120/120 देख रहे हैं तो 0.1 जोड़ दीजिए, 6×3 9, 6×3 9 और 1 10 और 2 12, मतलब ये हो जाएगा 48/1.2 और 12×4 = 40 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग ये था आपका सेट नंबर 4। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आपको सेट नंबर 5 जो है एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, 1 ही दिन पहले मिल जाएगा। आप उसको आराम से देखिएगा और चिल होके एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, तब तक अगर मन ठीक ठाक हो, नर्वस ना हो, सब बढ़िया हो, तो कुछ बात समझ लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको समय से पहले पहुंचना है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। आपको एक ही दिन में 3 शिफ्ट परीक्षा देना है, तो थोड़ा खाना पीना का ध्यान रखिएगा, खाना हल्का खाइएगा और एनर्जेटिक फूड खाइएगा। ठीक है, ऐसा ना कि एकदम चावल दाल गर्दन तक खा लिए या 10 रोटी 5 रोटी, नहीं, हल्का 1-2 रोटी और कुछ फल रख लीजिएगा बैग में। बाहर निकल के अगर जब आप एक शिफ्ट दे के निकलेंगे तो थोड़ा कुछ हल्का बिना तेल का सामान, ऐसा नहीं कि पूरा तेल वाला सामान, समोसा कचौड़ी जलेबी जो मिला एकदम लपेट दिए, अंदर जाके पेट खराब हो गया, वो काम नहीं करना है। थोड़ा भूखा रहेंगे तो क्या दिक्कत है, चलेगा। एनर्जेटिक फूड आप खा सकते हैं, कुछ आप एनर्जी वाला ड्रिंक ले सकते हैं वैसा। ठीक है, तो ऐसा खान पान का खास ख्याल, वो दिन बहुत खास है, 28 तारीख का दिन आपके लिए बहुत खास है। पूरा दिन आपका दिमाग स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी बदन में कहीं दर्द होगा ना तो आपका एग्ज़ाम खराब चला जाएगा,
या आपका पेट ठीक नहीं होगा, या आपको सर्दी होगा, या आपको खांसी होगा, या आपको जुकाम होगा, तो आपका परीक्षा खराब हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और अभी से स्वस्थ रहने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से। और जो लोग रफ टफ है भाई, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। कुछ लोग होते हैं बायबोर्न एकदम रफ टफ, कुछ भी खा ले, कुछ भी पचा ले, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको अपने शरीर के हिसाब से आपका ख्याल रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।